हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एडिटोरियल क्लास। सबसे पहले वोकैबुलरी से स्टार्ट करेंगे। जितने वर्ड्स आए हैं आज के पैसेज में, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जो एग्जाम रेलेवेंट वर्ड्स है, उनको डिस्कस करेंगे, उनकी मीनिंग सीखेंगे, साथ ही उनके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पे भी नज़र डालेंगे। फिर मूव ऑन करेंगे पैसेज पे। पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, टोन पता करेंगे। तो सब कुछ करने वाले हैं। आप बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूरा बेनिफिट मिले इस वीडियो का। ठीक है, तो चलिए पहला वर्ड क्या है देखते हैं। क्रॉनिकल्स है पहला वर्ड। ठीक है, क्रॉनिकल्स आपका वर्ब है। ये वर्ब की थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, जो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, जैसे आपका एस वाला फॉर्म है, ई एस वाला फॉर्म होता है, वही है। इसका बेस फॉर्म होता है क्रॉनिकल। अब क्रॉनिकल का मतलब क्या है? तो क्रॉनिकल का मतलब है इवेंट को रिकॉर्ड करना जिस ऑर्डर में वो होते हैं। लेट सपोज कि कोई इवेंट हो रहा है, तो बहुत जैसे राइटर्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, वो उस इवेंट को लिखते हैं ताकि आगे जो लोग हैं उनको भी उनके बारे में पता चले, उन इवेंट्स के बारे में। तो उसी को कहते हैं क्रॉनिकल करना। डॉक्यूमेंट करना भी कहते हैं, लॉग करना भी कहते हैं। मतलब कि जो जो इवेंट हो रहा है उन इवेंट को लिखना। ठीक है, ये एक चीज़ होगी। डॉक्यूमेंट करना हो गया वही चीज़। डॉक्यूमेंट एक तो नाउन है, जो डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा होता है, उस लिखने के एक्शन को भी हम डॉक्यूमेंट ही कहते हैं। ठीक है, लॉग करना भी वही होता है, रिकॉर्ड करना। एंटोनिम क्या होगा? कंसील करना, हाइड करना। मतलब देखो, क्रॉनिकल का मतलब क्या होता है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो, पर पर्पस क्या है आपका? पर्पस ये है कि आपको बताना है दूसरे लोगों को कि जो इवेंट हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आप नहीं बताना चाह रहे, तो कंसील कर रहे हो, हाइड कर रहे हो। ओके, सेकेंड इज पीपल्ड। पीपल्ड यहाँ पे वर्ब है, वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है। अब आपने देखा होगा कि पीपल तो नाउन होता है, मतलब क्या होते हैं? लोग। ठीक है, पर्सन का प्लूरल होता है, पर्सन मतलब एक इंसान, पीपल मतलब बहुत सारे इंसान। बट यहाँ पे पीपल एज अ वर्ब यूज हुआ है। देखो, यही है इंग्लिश की ब्यूटी कि आपको लगता है कि एक वर्ड सिर्फ नाउन हो सकता है, बट वो वर्ब भी होता है। इसीलिए जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, जो अलग अलग मीनिंग है वर्ड्स के, उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए ये एडिटोरियल का सेशन होता है, जहाँ पे आप वर्ड्स की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स और उनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स और यूजेस सीख सके। तो चलो इसकी मीनिंग देखते हैं। पीपल का मतलब क्या होता है? लिव इन अ प्लेस और फिल्ड इट विथ पीपल। मतलब किसी जगह को आपने पीपल, लोगों से भर दिया, या बहुत सारे लोग उस जगह पे रह रहे, तो उसको पीपल कहते हैं। इनहैबिटेड भी कहते हैं, ऑक्यूपाइड भी कहते हैं। दोनों काफ़ी इजी वर्ड है। इनहैबिट करना भी किसी जगह पे रहना, ऑक्यूपाई करना मतलब वहाँ पे आके बस जाना। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होगा? अबैंडन करना, डेजर्ट करना। अबैंडन मीन्स चले जाना उस जगह से, डेजर्ट करना भी चले जाना उस जगह से, कि वो जगह खाली हो गई। थर्ड इज ओवरबेयरिंग, एडजेक्टिव है। ठीक है, अब ओवरबेयरिंग क्या होता है? ऐसे एक पर्सन को कहते हैं जो बहुत ही डोमिनेटिंग होता है, जो सिर्फ अपना चलाना चाहता है और इस तरह से अपने ही विशेस को दूसरे के ऊपर थोपता रहता है, जिससे कि मतलब जो लोग होते हैं उनको बहुत ही अनप्लेजेंट वाली फीलिंग आती है। लेट सपोज कोई पर्सन है, वो हमेशा अपना ही चलाना चाह रहा है। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे बात करो, ऐसे बैठो, तो उस पर्सन को हम कहते हैं ओवरबेयरिंग। कि आप अनवाइड फील करने लगते हो, कि मतलब फ्रीडम ही जैसे छीनी जा रही है, तो ओवरबेयरिंग होता है। डोमिनेटिंग भी कहते हैं और इम्पेरियस भी कहते हैं, दोनों वर्ड्स को ध्यान रखिएगा। ठीक है, डोमिनेटिंग भी डोमिनेटिंग ही होता है, इम्पेरियस भी डोमिनेटिंग ही होता है। ओके, एंटोनिम्स क्या होंगे? सबमिसिव, असर्टिव। सबमिसिव वो दूसरे की बात मान लेता है। डोमिनेटिंग का ऑपोजिट, डोमिनेट में वो बात मनवाने की कोशिश कर रहा है, तो जो बात आसानी से मान ले रहा है वो हो गया आपका सबमिसिव। ठीक है, अनअसर्टिव भी वही होता है जो अपने विशेस, अपने प्रेफरेंस, अपने ओपिनियन नहीं रखता है, जो उसको कहा जा रहा है वो मान लेता है। ठीक है, नाउ फोर्थ इज इन्फ्लिक्ट, वर्ब है। इन्फ्लिक्ट करने का मतलब होता है किसी पर्सन को फोर्स करना कि कोई बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में वो एक्सपीरियंस करे। मतलब किसी पे डिफिकल्टी या डिफिकल्ट सिचुएशन ला के रख देना कि वो अब उसको एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है, उसको कहते हैं इन्फ्लिक्ट करना। इम्पोज करना, सब्जेक्ट करना। एंटोनिम्स होगा डिस्पेल एंड वैनिश। डिस्पेल क्या होता है? दूर कर देना किसी भी अनप्लेजेंट सिचुएशन को, डिफिकल्टी को दूर कर देना। बैनिश का भी मतलब वही होता है, हटा देना, रिमूव कर देना। फिफ्थ है कैंडर, नाउन है। कैंडर होती है ऑनेस्टी। ठीक है, ट्रुथफुलनेस। अगर किसी में कैंडर है तो मतलब वो झूठ नहीं कहता, जो है ट्रुथ है, बहुत ही ऑनेस्ट वे में चीज़ों को सामने रखता है, चीज़ों को कहता है।
स्पेशली अबाउट अ डिफिकल्ट और एम्बैरेसिंग सब्जेक्ट। और स्पेशली कब कहता है, जब जो जिस चीज़ की बात हो रही है वो एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है जिससे लोग बचना चाहते हैं, उस पर बात करना नहीं चाहते क्योंकि एम्बैरेस शर्म आती है या फिर कंट्रोवर्शियल है। लेकिन जो कैंडर पर्सन होता है, जिसमें कैंडर होता है, कैंडर की क्वालिटी, वो उन डिफिकल्ट या एम्बैरेसिंग सब्जेक्ट्स पे भी काफ़ी खुले, काफ़ी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल वे में बात करता है। ओके, सिनोनिम्स हो गए आपके फ्रैंकनेस और सिंसियरिटी। ठीक है, दोनों का मतलब होता है कि आप ऑनेस्ट हो, फोर्थराइट हो, सच कह रहे हो। नाउ एंटोनिम्स आर डिसीट एंड प्रिटेंस। डिसीट क्या होता है? धोखा देना, झूठ बोल के। जो सच है उसको ना दिखाना या उसको मिस रिप्रेजेंट करना, बदल के दिखाना। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको धोखा देना है। प्रिटेंस भी वही होता है, जैसी चीज है नहीं वैसे उसको बना के दिखा रहे हो आप। ठीक है, नाउ 6 इज रॉय। ठीक है, ये भी एक एडजेक्टिव है। फनी इन अ वे दैट शोज आयरनी। अब हम कहते हैं राइट किसको कहते हैं, मतलब ऐसा फनी है इस वे में कि आयरनी है उसमें, मतलब फनी इन अ वे दैट शोज आयरनी। अब आयरनी समझिए क्या होता है। आयरनी क्या होता है कि सिचुएशन जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा है नहीं, उसका उल्टा है। तो उसी को लेके अगर ह्यूमरस बना दिया गया, कोई कंटेंट फनी बना दिया गया, तो उसको हम कहते हैं राई। सटैरिकल भी कहते हैं और आयरॉनिक भी कहते हैं। एंटोनिम क्या होगा? जिसमें ह्यूमर ना हो, ह्यूमरलेस। ठीक है, सीरियस, सीरियस में भी ह्यूमर नहीं होता है, कोई फनी चीज नहीं होती है। तो दोनों इसके एंटोनिम्स हैं। 7th है रेजिलियंस। नाउन है। रेजिलियंस वो एबिलिटी होती है किसी पर्सन की जिससे वो किसी भी अनप्लेजेंट सिचुएशन, डिफिकल्टी से बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है, तो हम कहते हैं उसको रेजिलियंस। द एबिलिटी ऑफ पीपल और थिंग्स टू रिकवर क्विकली आफ्टर समथिंग अनप्लेजेंट सच एज शॉक, इंजरी एटसेट्रा। ठीक है, फॉर्टिट्यूड भी कहते हैं, परसेवरेंस भी कहते हैं। दोनों ही क्वालिटी क्या होती है? फॉर्टिट्यूड क्या होता है कि आप में बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन है, ब्रेवरी है, आगे मुसीबत है फिर भी आप नहीं डर नहीं रहे हो, पीछे नहीं हट रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो। परसेवरेंस भी वही होता है कि आप कंटिन्यू कर रहे हो, जो आपका गोल है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, उसको पाने में आप लगे हुए हो, चाहे बेशक कितनी भी डिफिकल्टी आ जाए। ठीक है, आप हार नहीं मानते। अब एंटोनिम्स क्या होगा? डेस्पोंडेंसी। डेस्पोंडेंसी क्या होता है? लैक ऑफ होप, होपलेस फील करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज है तो आप गिव अप करने का सोच रहे हो, तो वो होता है डेस्पोंडेंसी। रेजिग्नेशन भी वही होता है, मतलब मान लेना, हार को एक्सेप्ट कर लेना, डिफिकल्ट सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना और बैठ जाना हार के, तो उसको कहते हैं रेजिग्नेशन। 8 इज नुआंस। नाउन है। नुआंस क्या होता है? बहुत बारीकियां, बहुत टाइनी डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस जो होता है अपीयरेंस में, मीनिंग में, साउंड में, थोड़ा थोड़ा करके डिफरेंस, उसको कहते हैं हम नुआंस। सटलिटी भी कहते हैं, ओवरटोन भी कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा? ओवर्टनेस, फ्लैम्बॉयंस। इन दोनों का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ऑब्वियस है, दिख रही है सामने से ही। देखो नुआंस में क्या होता है कि सामने से नहीं दिखता है क्योंकि बहुत छोटा डिफरेंस है, तो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। बट अगर ओवर्टनेस है, फ्लैम्बॉयंस है, तो इन दोनों के केसेस में सामने से ही दिख रहा होता है, इसीलिए एंटोनिम्स है। 9 इज इलस्ट्रियस। एडजेक्टिव है। इलस्ट्रियस कहते हैं फेमस, वेल रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड। कोई चीज़ बहुत फेमस है, पॉपुलर है, बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, एडमायरेशन मिलता है उसको, तो कहते हैं उसको इलस्ट्रियस। उसको कहते हैं डिस्टिंग्विश्ड और एमिनेंट भी कहते हैं। ऑब्सक्योर और अननोन इसके एंटोनिम्स हैं। ऑब्सक्योर वो होता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, पॉपुलर का ठीक उल्टा है, अननोन भी फेमस का उल्टा है, इसलिए एंटोनिम्स। 10th इज एम्ब्रेस। वर्ब है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एम्ब्रेस करने का मतलब होता है किसी आइडिया को, किसी चेंज को, किसी थ्योरी को विलिंगली और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, इंथुजियाज्म के साथ एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, उसको वेलकम करना, उसको सपोर्ट करना। एंटोनिम्स क्या होगा? अपोज करना, रेजिस्ट करना, मतलब उसको अपने से दूर रखने की कोशिश करना, उसके अगेंस्ट होना। ठीक है, दो फ्रेजल वर्ब से, पहला है वॉक्ड अवे विथ। वॉक्ड अवे विथ का मतलब होता है किसी चीज को जीत के या पा के लेके चले जाना, मतलब टू विन और ऑब्टेन समथिंग, वो भी कैसे? वेरी इजीली। हार्प्ड ऑन का मतलब क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट के बारे में बार बार बात हो रही है, बार बार बात हो रही है, इस तरह से कि अब बोरिंग हो गया है या अब अनोइंग हो गया है। ओके, नाउ कम टू द फोरे एक फ्रेज है। कम टू द फोरे का मतलब होता है कि अब पब्लिक अटेंशन में आ गए हो। ठीक है, आप नोटिसेबल हो गए हो, एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आ गए हो, तो वो होता है कम टू द फोरे। तो ये थी आज की वोकैबुलरी के वोकैबुलरी। हमने सारे वर्ड्स देख लिए, सिनोनिम्स देख लिए, एंटोनिम्स देख लिए। नाउ विल मूव ऑन टू आज का जो आर्टिकल है, जो एडिटोरियल है, किस पे? स्टोरीज फ्रॉम द हार्ट ऑन बानू मुश्ताक विनिंग द इंटरनेशनल बुक ऑफ अ हार्ट लैब। ठीक है, स्टोरीज फ्रॉम द हार्ट, दिल से जो कहानियां निकलती हैं। तो बानू मुश्ताक
मुस्तक जो है उन्होंने जीत लिया है। क्या जीता है? इंटरनेशनल बुकर, जो कि लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है प्राइज़ है, काफ़ी प्रेस्टिजियस प्राइज़ है, वो उन्होंने जीत लिया है। उनकी एक बुक है हार्ट लैम्प के लिए, ठीक है। बानूज बुकर विल हेल्प रीजनल लैंग्वेजेस गेन ग्लोबल रिकॉग्निशन। क्या कह रहे हैं ऑथर कि बानू ने जो बुकर प्राइज जीता है, यानी बानू मुस्तक ने जो बुकर प्राइज जीता है, वो जो रीजनल लैंग्वेजेस को हेल्प करेगा कि उनको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिले, कि वो एक ग्लोबल स्केल पे वो रिकॉग्निशन मिले, मतलब उनको पहचाना जाए, उनको प्रेज मिले, ठीक है, रिस्पेक्ट मिले। तो देखते हैं क्या है। The marginalized have come to the fore with Banu Mustaq winning the International Booker Prize for 2025. Marginalized मतलब वो लोग होते हैं जो जिनको मतलब वो जो बहुत ही अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, जिनके बारे में कोई ध्यान नहीं देता, ठीक है, कोई ज़्यादा पूछता नहीं है। ऐसे लोग जिनमें काफ़ी जो पुअर लोग हो गए वो आते हैं, जो स्ट्रीट्स पे रहते हैं वो आते हैं। तो वैसे लोग अभी नोटिस में आ गए हैं, पब्लिक अटेंशन में आ गए, उन पे ध्यान गया है लोगों का। किसके साथ? जब बानू मुस्तक ने जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के लिए। अब इस सेंटेंस से क्या समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे क्या है, द मार्जिनलाइज्ड है। अब यहाँ पे देखो द प्लस एडजेक्टिव है, तो हमें पता है द प्लस एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन का फॉर्म करता है काम, ठीक है। तो द मार्जिनलाइज्ड मतलब कि मार्जिनलाइज्ड पीपल, मतलब ऐसे लोग जिनको निगलेक्ट कर दिया गया है, जिन पे ध्यान नहीं दिया जाता है जनरली। तो वैसे लोग अब नोटिस में आ गए हैं बानू मुस्तक ने जो जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज उसके साथ। तो अब बताओ कि कैसे आगे हो गए। बानू मुस्तक ने जीता इंटरनेशनल बुकर प्राइज, वो मिलता है लिटरेचर के लिए, बुक्स के लिए, ठीक है। तो उन्होंने बुक, उनकी जो बुक, जो उनकी बुक जिन्होंने ये प्राइज जीता, जिसने ये प्राइज जीता, तो कैसे आ गए ये मार्जिनलाइज्ड अटेंशन में? सोचो। तो एक तो ये थ्योरी बनती है कि इनकी जो बुक है वो इन पे ही लिखी गई होगी, ऐसे मार्जिनलाइज्ड पीपल पे लिखी गई होगी। तो अब चूंकि सब्जेक्ट वही है तो वो चीज़ अटेंशन में आ गई है, ठीक है। तो ऐसे हम आइडियाज़ को इन्फर करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, आप आरसी पढ़ रहे हो, क्योंकि तभी आप आइडियाज़ को कनेक्ट कर पाओगे, ऑथर की जो को कहना चाह रहा है उसे समझ पाओगे, ठीक है। इन अ फर्स्ट फॉर कन्नड़, मुस्तक एंड हर ट्रांसलेटर दीपा Basti walked away with the top honors on Tuesday night, May 21, 2025 in London for Heart Lab. अब इन अ फर्स्ट फॉर कन्नड़ का मतलब क्या है? इन अ फर्स्ट मतलब पहली बार हुआ है कन्नड़ में, यानी कन्नड़ लैंग्वेज में कोई बुक लिखी गई है। ये पहली बार हुआ है कि कन्नड़ लैंग्वेज में बुक लिखी गई है, उसको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। किनको मिला है? तो एक बानू मुस्तक जी को मिला है, जो कि ऑथर है। अब चूँकि कन्नड़ में है तो एक रीजनल लैंग्वेज है। अब जो हम रीडर्स होते हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस हमें पढ़ते हैं, तो जो ट्रांसलेटेड हैं उनकी दीपा बस्ती, उनको भी मिला, ठीक है, यहाँ पे ऑनर। कब? ट्यूसडे नाइट को लंदन में। बुक का नाम क्या था? हार्ट लैम्प, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द प्राइज दैट अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज हैज वॉन। और एक तो पहली चीज़ क्या हुई कि कन्नड़ में लैंग्वेज में लिखी गई किसी बुक को मिला है, तो ये एक पहली फर्स्ट टाइम हुआ है। दूसरी चीज़ ऐसी क्या हुई जो फर्स्ट टाइम हुई है कि कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज को मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। पहले क्या होता था कि एक सिंगल स्टोरी वाली बुक को मिलता था। देखो बुक्स दो तरह की होती है, एक होता है आपने पढ़ा होगा नॉवल, जिसमें एक ही स्टोरी स्टार्ट से एंड तक चलती है, स्टार्ट टू एंड वन स्टोरी होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं ले लूँ एल्केमिस्ट का एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, द एल्केमिस्ट काफ़ी पॉपुलर बुक है इसलिए मैं ले रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मेरी फेवरेट बुक है। तो द एल्केमिस्ट में क्या होता है, एक ही स्टोरी चल रही होती है शुरू से लेके एंड तक। बट अगर कोई कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है तो बुक का नाम जैसे हार्ट लैम्प है, ठीक है, हार्ट लैम्प है, तो इस बुक के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्टोरीज होते हैं जिनके अपने नाम होते हैं, लेट्स सपोज ABCD। तो जनरली क्या होता था, ऐसे बुक्स को मिलता था इंटरनेशनल बुकर प्राइज। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज को मिला है हाँ, इस बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। Breaching walls, breaking ceilings, and enduring angry outbursts, Mustaq chronicles the lives of Muslim women and their anxieties. ठीक है, अब क्या है यहाँ पे जो बानो मुस्ताक जी उन्होंने किन के बारे में लिखा है, उनकी स्टोरीज किन के बारे में? तो उनकी स्टोरीज मुस्लिम वुमेन के बारे में, और जो उनकी एंग्जाइटीज़ है, उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वरीज है, उनके बारे में, कि कैसे वो
यहाँ पे ब्रीचिंग वॉल्स, ब्रेकिंग सीलिंग्स और इंड्यूरिंग एंग्री आउटबर्स्ट्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये दिखाना चाह रही है किस तरह के एंग्जाइटीज वीमेन फेस करती है। जैसे वॉल्स उनको तोड़ने पड़ते हैं, वॉल्स का मतलब क्या है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं लाइफ में, उनको पार करना पड़ता है। सीलिंग्स का मतलब भी वही है, सीलिंग क्या होता है, ऊपर क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट करता है हमें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको रेस्ट्रिक्ट करती है, उनको वो तोड़ती हैं, उनके आगे जाती हैं। इंड्यूरिंग एंग्री आउटबर्स्ट, अब क्या होता है जब तुम कोई नॉर्म को तोड़ते हो तो काफ़ी गुस्सा आता है जिन्होंने नॉर्म बनाया है उसे, तो वो भी चीज़ उन्होंने वो सहती है। तो यहाँ पे दोनों के बारे में मुश्ताक ने इन सब के बारे में कि मुस्लिम वुमेन क्या एंग्जाइटीज फेस करती है उनके बारे में उन्होंने ये बुक लिखी है। Her stories are also peopled by clueless husbands, children who are like monkeys without tails, loving and sometimes overbearing, grandmothers, muscular brothers and Maulvis. अब her stories are also peopled by, people का मतलब होता है filled, हमने पढ़ा people मतलब कि filled with people, तो उनकी स्टोरीज ऐसे लोगों से भी भरी हुई है। ऐसे लोग मतलब कि ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स भी है उनके स्टोरीज में। कौन कौन है, क्लूलेस हस्बैंड्स, ऐसे हस्बैंड। अब चूंकि मुस्लिम विमेन के बारे में स्टोरीज है तो उनके हस्बैंड्स कैसे हैं उस स्टोरीज में, तो क्लूलेस हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसे करना होता है। चिल्ड्रन हु आर लाइक मंकीज विदाउट टेल्स, चिल्ड्रन जो कि कैसे हैं, मंकीज की तरह है, जिनके बिना मतलब बिना पूछ के वो मंकीज है। मतलब कहने का मतलब क्या है, काफ़ी नॉटी हैं चिल्ड्रन, ठीक है, प्लेफुल हैं, बहुत शरारती हैं। लविंग एंड समटाइम्स ओवरबेयरिंग ग्रैंड मदर्स, ठीक है। अब ग्रैंड मदर्स कैसी है, दादी माँ कैसी है, कभी कभी काफ़ी प्यार दिखाती है और कभी कभी काफ़ी ओवरबेयरिंग हो जाती हैं, मतलब डोमिनेटिंग हो जाती हैं। मस्कुलर ब्रदर्स, ऐसे ब्रदर्स जो काफ़ी बॉडी बिल्डर्स हैं। और मौलवीज, तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं इनके स्टोरीज में मुश्ताक बानू जी की जो बुक है हार्टलैंड उसके। But as Mustak has said in interviews, the narratives are primarily about women and how religion, society and politics demand unquestioning obedience from them. बट जो बानो मुस्तक उन्होंने इंटरव्यूज में बताया है कि उनकी नैरेटिव्स यानी जो उनकी स्टोरीज है वो प्राइमरली वेमेन के बारे में ही है, यानी मेनली वेमेन के बारे में ही है। हालांकि कैरेक्टर्स जैसे उन्होंने डिस्कस किया काफ़ी सारे हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड्स हैं, ग्रैंड मदर्स है, ब्रदर्स है, बट स्टोरी किन के बारे में, तो विमेन के बारे में ही है। और कैसे रिलीजन, सोसाइटी, पॉलिटिक्स उनसे क्या ओबीडियंस डिमांड करता है। वो क्या बोलता है, रिलीजन, सोसाइटी, पॉलिटिक्स क्या कहती है, वो कहती है कि हम जैसा कह रहे हैं आप वैसा मान लो, ठीक है। तो वो चीज़ इन्होंने अपने बुक में कैप्चर किया है। एंड इन डूइंग सो इन्फ्लिक्ट इनह्यूमन क्रूएल्टी अपॉन देम। और अब क्या है कि उनकी स्टोरीज किन के बारे में, विमेन के बारे में है, और कैसे विमेन से रिलीजन, सोसाइटी और पॉलिटिक्स ये डिमांड करता है कि वो जो कहे वो मान ले, और इस प्रोसेस में उन पे इनह्यूमन क्रूएल्टी इन्फ्लिक्ट करता है। इनह्यूमन मतलब कि जो ह्यूमन नहीं है, जो कि बहुत क्रूएल है, हार्श है, तो वैसा ट्रीटमेंट उन पे वो डालता है। सी राइट्स विद कैंडर एंड राई ह्यूमर, वो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ लिखती है, मतलब कुछ छुपा नहीं रही है, वो जैसा सच है वो वैसा ही लिख रही है। एंड राई ह्यूमर, और उनका ह्यूमर कैसा, आयरॉनिक है, ह्यूमरस तो है, फनी तो है, बट सैटिरिकल वे में है, आयरॉनिक वे में है। Even as the women are often struggling to stay afloat with their backs against the wall. और उनके स्टोरीज में क्या है कि विमेन हमेशा स्ट्रगल कर रही हैं, क्योंकि विमेन के स्ट्रगल के बारे में ही स्टोरीज है। तो विमेन क्या करती है, हमेशा स्ट्रगल कर रही होती है कि कैसे मतलब वो मैनेज करे चीज़ों को, ठीक है, मेंटेन करे। In a moving acceptance speech, Mustak harped on the power of words to create a world where every voice is heard, every story matters and every person belongs. अब उनकी जो एक्सेप्टेंस स्पीच थी, यानी जब उनको प्राइज़ दिया गया, जब प्राइज़ आप लेते हो फिर आप एक स्पीच देते हो, तो वो बहुत ही मूविंग स्पीच थी। मतलब कि मूविंग का मतलब क्या होता है, इमोशनल, तो काफ़ी इमोशनल स्पीच उन्होंने दी, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, हाफ टर्न, उन्होंने बार बार किस पे फोकस किया, तो वर्ड्स की पावर, पावर ऑफ वर्ड्स, मतलब कि लिटरेचर, बुक्स के थ्रू आप कैसे एक ऐसी दुनिया बना सकते हो जहां पे हर वॉइस इज हर्ड, मतलब हर पर्सन का ओपिनियन मैटर करता है, हर पर्सन की स्टोरी मैटर करती है, उसकी लाइफ मैटर करती है, और हर पर्सन बिलोंग करता है, मतलब कि वो उस दुनिया में बिलोंग करता है, उसकी भी एक जगह है, कोई निग्लेक्ट नहीं होगा।
Showering praise on Kannada, she said that it is a language that sings of resilience and nuance. फिर उन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया, कन्नड़ लैंग्वेज को भी काफ़ी प्रेज किया, कहा कि ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि रेजिलियंस से भरा हुआ है, ठीक है, और न्यूआंस से भी भरा हुआ है, मतलब काफ़ी डिफरेंस इनके इसमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं कन्नड़ में, और रेजिलियंस भी है इस लैंग्वेज में. To write in Kannada is to inherit a legacy of cosmic wonder and earthly wisdom. और यहाँ पे भी वो प्रेज कर रही है कन्नड़ लैंग्वेज की कि कन्नड़ में लिखना ऐसा लगता है जैसे कि एक कॉस्मिक वंडर है. यहाँ पे वो बता रही है कि मतलब बहुत ज़्यादा अमेजमेंट उनको फील होता है, एक्सपीरियंस करती हैं वो, और अर्थली विस्डम, और विस्डम भी काफ़ी मिलता है इस लैंग्वेज को सीखने से. The 77-year-old मुस्तक hails from हसन in कर्नाटक. अब यहाँ पे बताया गया कि मुस्तक जो 77 साल की है वो कहाँ से हेल करती है. हेल्स फ्रॉम मतलब कहाँ से बिलोंग करती है, तो वो हसन, कर्नाटक में हसन जगह है, वहाँ से बिलोंग करती है. लाइक अनदर illustrious राइटर राजा राव who wrote in कन्नड़, इंग्लिश एंड फ्रेंच. और यहाँ से एक और काफ़ी फेमस ऑथर राजा राव भी हैं जिन्होंने कन्नड़, इंग्लिश और फ्रेंच में बुक्स लिखी हैं. Mustak, a lawyer and activist, was inspired to write after hearing of the pain, suffering and helpless lives of the women she interacted with. अब मुस्तक जो कि लॉयर है बाय प्रोफेशन और एक एक्टिविस्ट हैं, उनको लिखने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, तो जब उन्होंने सुना कि जो विमेन जिनसे वो मिली, तो विमेन जो थी उन्होंने अपनी स्टोरी बताई मुस्तक को, तो उनकी स्टोरी में जो पेन था, जो सफरिंग थी, जो हेल्पलेसनेस था, जो हेल्पलेस लाइफ वो जी रही थी, वो उनकी स्टोरी सुन के वो इंस्पायर हुई और उन्होंने ये बुक लिखी. द रेडिकल ट्रांसलेशन बाय बस्ती was praised by the jury chair Max Porter, who said it ruffles language to create new texture in a plurality of Englishes. फिर वहाँ पे जो ट्रांसलेटर है जिन्होंने बुक को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, उनकी भी प्रेज हुई. किसने प्रेज किया? जूरी चेयर मैक्स पोर्टर जो थे वहाँ पे, जो ज्यूरी में थे, जो डिसाइड करते कौन जीतेगा. तो उन्होंने कहा भी है कि उन्होंने नया टेक्सचर लिया है. इंग्लिश तो बहुत तरह की होती है, बहुत डिफरेंसेस होते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने अपने ट्रांसलेशन से एक नया टेक्सचर क्रिएट किया, मतलब एक अलग सी उसमें क्वालिटी दी है ट्रांसलेशन में. Heartlam's Booker, just 3 years after Gitanjali Shree won for Tomb of Sand, should open doors for India's rich regional languages to gain a wider readership. अब जो हार्टलैम बुक है जिसने बुकर जीता है, जस्ट 3 years आफ्टर गीतांजलि श्री वॉन फॉर टूम ऑफ सैंड. अब 3 साल पहले गीतांजलि श्री एक ऑथर थी जिन्होंने टूम ऑफ सैंड के लिए जीता था बुकर. उसके 3 साल बाद फिर हम उस तक ने जीता है हार्टलैम के लिए बुकर. तो ये क्या है, ये दोनों जो इंस्टेंसेस हुए हैं, ये इंस्टेंसेस अपॉर्चुनिटीज खोलने चाहिए इन्हें फॉर इंडियाज रिच रीजनल लैंग्वेजेस टू गेन अ वाइडर रीडरशिप. मतलब क्या है कि जो रीजनल लैंग्वेजेस है इंडिया के, उसके रीडर्स और बढ़े. तो ये जो 2 बुकर प्राइजेस जीते हैं 2 बुक्स ने, तो इससे ये चीज़ बनेगी, आगे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी जहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस की भी रीडरशिप बढ़ेगी और भी लोग जो रीजनल लैंग्वेजेस के बुक्स को पढ़ेंगे. मुस्तक follows a trail of writers such as Perumal Murugan, Vivek Sandbag, Bama, Jayant Kaikini, M. Mukund and S. Haris, who observe the human condition in socio-political context with their translators, ensuring the rhythms of the original language are not lost. अब मुस्तक follows a trail मतलब कि इतने सारे ऑथर्स आ चुके हैं पहले, उसके बाद मुस्तक भी आई हैं सेम सिचुएशन में. किस सिचुएशन में कि इन्होंने, जैसे मुस्तक की बुक है वो विमेन के सिचुएशन पे है, तो उसी तरह से पेरुमल मुरुगन, विवेक सानबाग, बामा, जयंत कायकिनी, एम मुकुंदन और जो एस हरीश थे, वो भी, उनके भी जो बुक्स थे वो ह्यूमन कंडीशन पे ही थे. ये जो ऑथर्स है इन्होंने ये भी ह्यूमन कंडीशन को ऑब्जर्व करते थे सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, और फिर लिखते थे. और उनके जो ट्रांसलेटर्स थे वो ये इंश्योर करते थे, वो मेक श्योर करते थे कि वो जो रीजनल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो जो उनकी जो एसेंस है बुक की, वो लॉस्ट नहीं हो जाए ट्रांसलेशन में. मतलब वो जो चीज़ कहना चाह रहे हैं, जो टोन रखना चाह रहे हैं, ट्रांसलेशन में भी वो टोन बनी रहे, वो मीनिंग बनी रहे. In a world that often tries to divide people, Mustak said that literature remains one of the last secret spaces where we can live inside each other's minds, if only for a few pages. फिर मुस्तक ने और क्या कहा कि जो दुनिया है, जो लोगों को बांटती ज़्यादा है, डिवाइड ज़्यादा करती है,
तो उन्होंने कहा कि लिटरेचर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम एक दूसरे के माइंड में रह सकते हैं, मतलब एक दूसरे की लाइफ्स को देख सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स को समझ सकते हैं। ठीक है, इफ ओनली फॉर अ फ्यू पेजेस, हालांकि फ्यू पेजेस पे ही रह सकते हैं, बट हमें मिलता तो है एक अपॉर्चुनिटी कि हम दूसरों का भी पॉइंट ऑफ व्यू देख सकें। It is the only place that can embrace stories from unheard corners and translations that defy borders. ये लिटरेचर ही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे अनहर्ड कॉर्नर्स की स्टोरीज भी आप देख सकते हो। अनहर्ड कॉर्नर्स मतलब कि जहाँ पे जिसका नाम भी आपने नहीं सुना है, वहाँ के लोगों की स्टोरीज आप पढ़ सकते हो, वहाँ के लोगों की लाइफ्स को आप देख सकते हो, फीलिंग्स को, थॉट्स को समझ सकते हो। एंड ट्रांसलेशन दैट डिफाई बॉर्डर्स, और ट्रांसलेशन क्योंकि रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाती है कॉमन लैंग्वेज में, तो ये फिर बॉर्डर के पार इंटरनेशनली भी लोग समझ सकते हैं। तो ये था आज का आर्टिकल। ठीक है, ओके, एक बार टोन देखते हैं क्या है। ओके, हाँ, तो टोन है इंफॉर्मेटिव, क्योंकि मोस्टली तो ऑथर ने इंफॉर्मेशन ही दिया है। ठीक है, तो इंफॉर्मेटिव है। लॉडेटरी भी कह सकते हैं कि उन्होंने प्रेज भी किया है बानो मुस्तक और वो उनके बुक का, स्पेशली कि वो ट्रांसलेशन का भी, तो लॉडेटरी भी है। तो ये प्राइमरी टोन्स हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का आर्टिकल थोड़ा सा मतलब सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी अच्छा था, बट लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, बट कोई नहीं। देखो, यही होता है एडिटोरियल में कि आपको हर एक वर्ड को समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेंटेंस पढ़ते हो तो आप उसकी मीनिंग को समझ पाते हो। जरूरी नहीं कि आप हर वर्ड को ट्रांसलेट कर रहे हो फिर उससे मीनिंग बना रहे हो। आपने पढ़ा, आपको जो अंडरलाइंग मीनिंग है वो समझ में आ गई, और यही इनफ होता है। ठीक, तो हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट था आर्टिकल, पर हमने उसको डिकोड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं एंड पैसेज को, बट उससे पहले आप सभी से मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस मॉक पे एंड ऑफ मंथ सेल चल रहा है। ठीक है, 40% का ऑफ आपको मिल जाएगा। कूपन कोड लगाना है मे। ठीक है, और हमने नए पैकेजेस लॉन्च किए हैं, नए अफोर्डेबल पैकेजेस। जैसे मैंने बताया था, सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, मतलब हाईएस्ट एंड प्रीमियम क्वालिटी एट लोवेस्ट प्राइसेस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो अगर आपको लेना है तो आप फ्लैट 40% ऑफ आपको मिल रहा है। ठीक है, कूपन कोड मे लगाओगे तो फिर आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसा भी आपको रिसोर्स चाहिए, आपको मॉक टेस्ट चाहिए, आपको टॉपिक टेस्ट चाहिए, आपको PDF कोर्स चाहिए, आपको वीडियो कोर्स चाहिए, सब कुछ हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ठीक है, तो चलो एंड करते हैं आज का सेशन। पढ़ाई करते रहो अच्छे से, अपने हेल्थ का ध्यान रखो। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।